नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव टू चंद्रा में। आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो बहुत ही रोचक है और बहुत ही आसान है और हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इससे एक या दो प्रश्न अवश्य ही आपको मिल जाएंगे। जिस जिस एग्जाम में हिंदी का जिक्र होगा उन सभी एग्जाम में इस टॉपिक का एक या दो प्रश्न अवश्य ही मिलेगा आपको। तो इसलिए चलिए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं और टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, समझना है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा। बहुत ही छोटी इकाई है और बहुत ही आसान सा शीर्षक है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी इसमें बहुत कुछ जानने को है। पहली बात तो संज्ञा होती क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे या इसका हम जवाब कैसे देंगे, हम आपको यह भी बताएंगे कि संज्ञा की परिभाषा कैसे लिखें। ठीक है, लेकिन संज्ञा को जानने से पहले हम यह जान लें कि शब्द क्या है। किसी भी व्यक्ति का नाम जब हम लिखेंगे तो उसमें किसका योग होगा? वर्णों का योग होगा। और वर्णों का कैसा योग होगा? वर्णों का योग ऐसा होगा जिससे कोई सार्थक शब्द का निर्माण हो। जैसे कि मोहन। अब मोहन में कितने वर्ण हैं और इन वर्णों से मिलकर के यह शब्द कैसे बना, इन सब के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो वर्णों के योग से शब्द की उत्पत्ति होती है जिसे पद या शब्द कहते हैं। ठीक है, पद क्या होता है? देखिए, यदि एक ही शब्द लिखा हो, जैसे कि मोहन लिखा हो, मोहन लिखा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? शब्द या नाम। मोहन हो, किताब हो, किसी भी स्थान का नाम हो, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जो भी कुछ, ये यदि अलग अलग लिखे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? तो इन्हें हम शब्द कहेंगे। ठीक है, और यही यदि इनको उठा के कोई एक वाक्य का निर्माण कर दिया जाए तो यही शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मोहन अब शब्द नहीं रहा, मोहन को क्या कहेंगे? पद। शब्द को मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया? नाम तो है ही, लेकिन इसको शब्द ना बोल करके पद बोलेंगे, उस वाक्य का पद बोलेंगे। तो अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। और वाक्य के अंतर्गत जितने भी शब्द होंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? पद। ठीक है, अब पदों के कितने रूप होते हैं? तो पदों के दो रूप होते हैं। वो कौन कौन से? विकारी पद और अविकारी पद, या विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी पद क्या होता है और अविकारी क्या होता है? पहली बात तो विकारी और अविकारी में भेद समझते हैं, अंतर समझते हैं। तो विकारी वह होता है जिसमें किसी भी लिंग या किसी भी काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, किसी भी वचन, एक वचन, बहुवचन का कोई भी प्रभाव जब उस पर पड़ता है और उस प्रभाव के कारण उसका रूप बदल जाता है तो वह क्या कहलाता है? विकारी शब्द। ठीक है, और अविकारी क्या होता है? जिन पे इन तीनों का कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे कि लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो और ना पड़े और उनसे उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द। तो अब देखिए विकारी शब्द हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि लड़का, लड़की, यहाँ पे लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग, तो इनमें लिंग का प्रभाव पड़ा तो हम क्या समझे कि यह विकारी शब्द है। लड़के, यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ा? वचन का। ठीक है, लड़का एक वचन है, लड़की एक वचन है, लड़का पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। ठीक है, और लड़के बहुवचन के अंतर्गत आते हैं और पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो इनमें लिंग वचन का प्रभाव पड़ा, उससे ये परिवर्तित हुए, तो ये कैसे हुए? विकारी शब्द। अब देखिए
इसमें कारक का प्रयोग क्या कारक का प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे कि मैं में यदि को कारक लग गया तो मुझको, मैं में से कारक लग गया, से कारक का प्रभाव पड़ा, प्रभावित हुआ से कारक से, तो क्या हो गया? मुझको से मुझसे। अब यहाँ पे देखिए लिंग वचन काल का, लिंग वचन और कारक तीनों से ये प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या हो गए? विकारी शब्द। ठीक है, अब अविकारी शब्द क्या होगा? अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पर वचन, कारक, लिंग, काल आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, उनसे कोई परिवर्तन वाक्य में, शब्द में ना आए, पद में ना आए, तो क्या कहलाते हैं? अविकारी पद। ठीक है, जैसे यथा, इधर और उधर, इधर और इसलिए, यथा, जथा, इन पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? अविकारी पद। ठीक है, जैसे अब देखिए विकारी शब्द के अंतर्गत या विकारी पद के अंतर्गत क्या क्या आता है? विकारी पद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी वाक्य के विकारी पद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं, और अविकारी शब्दों के अंतर्गत या अविकारी पदों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये शब्द आते हैं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है इसको जानते हैं। आप समझ गए कि शब्द क्या है और पद क्या है और वाक्य क्या है, समझ गए? देखिए शब्द वर्णों की सार्थकी का एक शब्द, और शब्द का सार्थक समूह क्या बन जाता है? वाक्य, और वाक्य में जो सार्थक समूहों का जो समाहार होता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो पद कहलाते हैं, और यही शब्द यदि अलग अलग लिखे हों तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, तब ये पद नहीं कहलाते हैं। ये पद का रूप तभी लेते हैं जब किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और अब पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद, अविकारी पद। विकारी क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन काल कारक के प्रभाव से जो भी परिवर्तित हो जाए वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द या विकारी पद। और जो लिंग वचन काल कारक से उन पर कोई असर ना पड़े तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं, और अविकारी पद के अंतर्गत या अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है, और समुच्चय बोधक आता है, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है वो जान लेते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा हम विकारी शब्द से ही जान गए कि विकारी शब्द क्या होता है, उसी से हम संज्ञा को भी समझ जाएंगे। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव और स्थान के नाम का बोध होता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भाव, किसी जीव और किसी स्थान के नाम का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए संज्ञा क्या है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि के नाम का बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ा? लिंग का। मोहन, दिल्ली, पुस्तक, मेज, करुणा, दया, ममता, प्रेम, स्नेह, गुस्सा इत्यादि भाव आदि। फिर संज्ञा मात्र क्या है? संज्ञा एक नाम मात्र है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? संज्ञा क्या है? नाम मात्र है। हम कह भी देते हैं कि किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा की परिभाषा कैसे देंगे?
तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गई बात है। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भी भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। भेद और प्रकार का अंतर समझते हैं। भेद उसको कहते हैं जिससे उसके रूप का बोध हो, और प्रकार उसके तरीके होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये कितने? 5 भेद हुए। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। फिर देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा या अगणनीय संज्ञा। ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जो शब्द किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, शीला, मेज, पृथ्वी, हिमालय, रामचरितमानस आदि। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष प्राणी आदि के नाम का बोध कराता हो, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे हम क्या किससे जानते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए राम एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम है। शीला एक विशेष लड़की का नाम है। मेज तो वैसे विभिन्न प्रकार की होती है, एक मेज विशेष। पृथ्वी एक केवल एक पृथ्वी है ग्रहों में। वैसे ग्रह कई प्रकार के हैं, लेकिन उसमें एक ग्रह पृथ्वी है। पुस्तक तो वैसे कई होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक विशेष पुस्तक का जिक्र किया गया है, रामचरितमानस का। ठीक है। वैसे हिमालय का मैंने नाम लिया। अब हिमालय पहाड़ तो कई प्रकार के हैं, पर्वत तो कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे हिमालय एक ही है। ठीक है। उसका बोध कराता है तो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? यहाँ पर देखिए हिंदी में किसी की भी परिभाषा जानना हो तो उसके नाम को ध्यानपूर्वक देखिए, नाम को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा को पढ़ने से ही हमें बोध हो जाता है कि यहाँ पे किसी जाति विशेष का जिक्र किया गया होगा। ठीक है। तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हो, जो वस्तु किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, सब्जी, पुस्तक, गाय, हाथी आदि। अब देखिए फल, हम बोले फल तो फल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल आते हैं। केला भी आता है, आम भी आता है, अमरूद भी आता है, सेब भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल फल बोले हैं, तो फल के अंतर्गत सभी फलों के नाम आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर फलों की जाति का बोध होता है। वैसे सब्जी में क्या आता है? आलू, टमाटर, तुरई, लौकी, सभी सब्जियों का बोध हो जाता है मात्र सब्जी कह देने से। तो यहाँ पर क्या होता है? पूरी सब्जी जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाती है। फिर क्या आता है? गाय विभिन्न प्रकार की होती है। पहाड़ी गाय, दक्षिण भारत में अलग तरीके की गाय होती है, दूसरे देशों में अलग, विभिन्न जहाँ की जैसी जलवायु होती है वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की गाय होती है। तो गाय मात्र कह देने से गाय की जाति का बोध हो जाता है, तो यह किसके अंतर्गत आ गया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। ऐसे हाथी भी कई प्रकार के होते हैं।
हाथी कह देने से हमें सभी प्रकार के हाथियों का बोध हो जाता है। तो यह किसके अंतर्गत रख देंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब हम जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? एक वाक्य प्रयोग कराते हैं। टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में फल रखे हैं। अब इस वाक्य में बताइए कि जातिवाचक शब्द कौन कौन से यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, जातिवाचक पद कौन कौन से हैं, या जातिवाचक संज्ञा कहाँ पे है? तो टोकरी और फल। टोकरी भी कई तरीके की होती है, टोकरी बांस की भी होती है, टोकरी प्लास्टिक की भी होती है, टोकरी एक क्या होता है, कुछ घास होती है फूस टाइप की, उससे भी बनाई जाती है। तो टोकरियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो टोकरी कह देने मात्र से टोकरी जाति का बोध हो जाता है, पूरी जाति का। तो टोकरी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, फल भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय नदी में पानी पी रही है, ठीक है, गाय भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है क्योंकि गाय भिन्न प्रकार की होती है, और नदी भी कई है। तो यहाँ पे नदी भी, नदी मात्र कह देने से नदियों की जाति का बोध हो जाता है। कुछ नदियां बहुत विशाल होती हैं, कुछ नदियां छोटी ही होती हैं, छोटी कम दूरी तय करती हैं। ठीक है, अब आती है बारी, देखिए जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वैसे तो मुख्य तीन संज्ञा के मुख्य तीन भेद हैं, लेकिन जातिवाचक के जब दो भेद कर दिए जाते हैं तो संज्ञा कितनी हो जाती है? 5 संज्ञाएं हो जाती हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हो। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हो तो उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, हीरा, सोना, तेल, पानी, दूध इत्यादि। तेल, पानी, दूध इत्यादि। तेल किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा क्योंकि वो तरल होता है। सोना किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्य के अंतर्गत आएगा। कोयला भी द्रव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कोयला, हीरा, सोना ठोस होते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। और तेल, दूध द्रव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे जहां कोयला होता है वहां हीरा भी हो सकता है, जहां कोयला होता है वहां हीरा भी हो सकता है। तो इस वाक्य में हमें खोजना है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होंगी? कोयला होगा और हीरा होगा। जैसे जहां कोयला होता है, इसमें देखिए कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है, वहां हीरा भी होता है तो हीरा भी द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। ठीक है, अब अगले जो भेद प्रकार पढ़ते हैं वह पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा, जो किसका भेद है? जातिवाचक संज्ञा का भेद है। ठीक है, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ये हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा समूहवाचक संज्ञा हमेशा कैसे होती है? एक वचन में होते हैं। ठीक है, जैसे परिवार, सेना, मेला इत्यादि। परिवार एक वचन है, लेकिन परिवार के अंतर्गत कई लोग होते हैं। परिवार में कई लोग रहते हैं, माता, पिता, दादा, दादी, भाई, बहन। ठीक है, तो परिवार में कई लोग रहते हैं, परिवार से कई लोग जुड़े रहते हैं, इसीलिए परिवार को समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आती है सेना। सेना में या फौज में, सेना या फौज में कई सैनिक होते हैं, 10 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, 200 भी होते हैं। उन सभी का समूह क्या कहलाता है? सेना या फौज। तो ये यहाँ पे किसका बोध हुआ? समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, ऐसे ही मेला में कई दुकानें होती हैं, कुछ लोग मेला देखने जाते हैं, कुछ लोग सामान खरीदने जाते हैं। तो कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ सामान को बेचते हैं, कुछ झूला झूलते हैं, कुछ झूला को झुलाते हैं। तो यहाँ पे मेला में बहुत से लोग एकत्रित होते हैं।
मेला शब्द में केवल एक वचन का ही प्रयोग होता है। मेला शब्द केवल एक वचन में ही होता है, लेकिन मेला में बहुत से लोग होते हैं। तो यहाँ पे किसका बोध हुआ? समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। अब देखिए, मैं अपने, एक उदाहरण है, मैं अपने परिवार की सबसे अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपने परिवार की सबसे अच्छी बच्ची हूँ। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का बोध कहाँ पर होता है, किस शब्द से होता है, यह हमें बताना है। तो परिवार से, परिवार में किसका बोध हो रहा है? समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। ठीक है। अगली जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वहां पर क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे क्रोध स्वतंत्र है, आश्चर्य स्वतंत्र है, स्नेह स्वतंत्र है, प्रसन्नता स्वतंत्र है। और ये क्या है? सभी भाव है। भावों को हम देख नहीं सकते हैं, भावों को केवल महसूस किया जाता है। वैसे तो हम कह देंगे कि हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो खड़ा है, बहुत ही क्रोधित नजर आ रहा है, उसकी शक्ल देखकर ही हम बता देंगे कि वो क्रोधित है। उसकी शक्ल देखकर हम बता देंगे कि क्रोधित है, लेकिन उसको हम देखना नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? महसूस करना, कि हम उसे महसूस करके बता रहे हैं कि वह क्रोधित है, या हम उसे देखकर कह रहे हैं कि वह आज बहुत प्रसन्न है। देखकर नहीं, महसूस करके कह रहे हैं कि वह आज बहुत प्रसन्न है। ठीक है। इसी तरीके से हम देखकर बता देंगे कि उसे मेरे प्रति स्नेह है। कैसे जानेंगे? उसकी शक्ल देखकर नहीं, उसके हाव भावों को महसूस करके हम जानेंगे कि उसे मुझसे स्नेह है या उसे मुझसे क्रोध है। तो ये कैसे शब्द हुए? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जिसमें प्रत्यय लगाकर, प्रत्ययों को जोड़कर जो संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे क्या होता है? मिठास। मिठास में आस प्रत्यय लगा है, जिससे हमें पता चल रहा है मिठास का होना महसूस हो रहा है। जैसे खारापन, इसमें अन प्रत्यय लगा है, जिससे हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ का पानी खारा है। ठीक है। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा के शब्दों को हम पहचानेंगे। ठीक है। अब हम संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें थोड़ा संशय हो जाता है कि यह शब्द, संज्ञा शब्द किसके अंतर्गत रखें। इनमें खासकर किसमें होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। इस वाक्य में हम पहले तो खोजेंगे कि कौन सा संज्ञा शब्द है। गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि गांधी जी का नाम सुनते ही हम उन्हीं महात्मा गांधी जी को याद करते हैं जिन्होंने आजादी दिलाई हमें। ठीक है। तो गांधी का नाम सुनते हैं, हमें उन्हीं गांधी का स्मरण होता है। किसका? महात्मा गांधी का। तो यहाँ पे क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अब आगे अगला बिंदु देखिए, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। अब यहाँ पे गांधी परिवार के अंतर्गत हमें सिर्फ गांधी जी का बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ महात्मा गांधी का बोध नहीं हो रहा है, उनके पूरे परिवार का। जैसे कि आज वर्तमान में गांधी परिवार में कौन कौन है? राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब गांधी परिवार के ही हिस्से हैं। ठीक है।
तो भारत की सत्ता पर केवल गांधी परिवार का ही अधिकार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पूरी जाति विशेष, गांधी जाति विशेष का बोध हो रहा है, जिससे हम समझेंगे यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब अगला बिंदु, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हमें अंतर पता चल गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, गांधी जी को हम एक व्यक्ति विशेष, एक वो विशेष व्यक्ति ही थे गांधी जी, जिनको हम स्मरण करते हैं, उनके नाम को सुनते ही। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा का बोध हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, कि गांधी जी ने भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर केवल एक महात्मा गांधी जी का ही योगदान था, ना कि इनके अब की पीढ़ी का योगदान था, क्योंकि ये तो बाद में आई। ठीक है, अब लेकिन कहा गया कि भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी जी के परिवार का ही अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी के परिवार का जिक्र हुआ, यानी कि पूरी गांधी जाति का जिक्र हुआ, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर देखिए, मेरा परिवार लखनऊ में रहता है, मेरा परिवार लखनऊ में रहता है। अब यहाँ पर मेरा परिवार किसका बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। तो परिवार क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुई। अब यही देखिए, आप इस मोहल्ले में या इस कॉलोनी के सभी परिवारों को पहचान पत्र दिलाया गया। इस परिवार के, माफ कीजिए, इस मोहल्ले के या इस कॉलोनी के सभी परिवारों को पहचान पत्र दिलाया गया। तो यहाँ पर सभी परिवारों को कहा गया है। तो परिवार के सभी परिवार किसके अंतर्गत आएंगे, तो सभी परिवार, जाति का बोध हो गया, सभी परिवार का बोध हुआ। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब हमें संज्ञा का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, संज्ञा क्या है। तो संज्ञा शब्द क्या है, संज्ञा शब्द हम किसको कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है और संज्ञा के भेद किए जाते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं अर्थ के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और अंतिम कौन सी, भाववाचक। ठीक है, और व्युत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, गणनावाचक और अगणनीय। गणनीय और अगणनीय, गणनीय संज्ञा वो जिनको गिना जा सकता हो, और अगणनीय वो जिन्हें गिना ना जा सकता हो। ठीक है, चलिए आज के अंतर्गत बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।